चल पड़ी। चलिए, हेलो एंड नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट और आपके इस चैनल का दोस्त गौरव, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अर्बन मेंटर में। स्पेशल सीरीज करते हुए आज हम थर्ड लेसन पर पहुंच चुके हैं। जियोग्राफी यानी इंडियन जियोग्राफी का जो हमारा थर्ड लेसन है वो है भारत का अपवाह तंत्र। चलिए एक बार देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, यदि आपको स्टडी नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर है जो स्टडी नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, या फिर यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप मुझसे भी ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो को हम एज अ स्टडी नोट्स में भी से हम आपको कराएंगे, और ये जो आपको मार्क शो हो रहा है यहाँ पर जो वो नेम दरअसल एक प्रोवाइडर का है। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यदि आप इनसे स्टडी नोट्स चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो हम आपसे डिस्कस करेंगे भारतीय नदी अपवाह तंत्र, यानी नदी तंत्र को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी से फिर से गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिए। तो हमारे जो वीडियो है इसके कंटेंट रहेंगे सिंधु नदी तंत्र व गंगा नदी तंत्र। रही बात ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की, तो इसको हम अलग वीडियो से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो वीडियोस हैं वो बोरियत भरे ना हो। तो बोर हो रहे हैं तो वीडियो तभी छोड़कर आप अन्य 5-10 मिनट के लिए कुछ काम कर सकते हैं। चलिए, भारत के मैप को अगर मैं समझूं तो ये टेथिस सागर हो गया, ये ग्रेटर हिमालय हो गया। राइट हैंड साइड मेरे जो है वो ग्रेटर हिमालय है, और लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है? टेथिस सागर। तो भारत का जो पुराना भारत का जो मैप है ये दक्षिण भारत है, और यहाँ पर क्या है? चंबल, बेलचा व फेन, ये कुछ एक ऐसे नाम हैं। और जो पश्चिमी घाट में उद्गम, एक सेकंड, ये थोड़ा सा न मैं अजीब सी तरीके से बना रखा है इन्होंने, चलिए फिर भी देख लेते हैं। पश्चिमी घाट में उद्गम कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी व पेन्नार नदी, ठीक। फिर है हमारी महानदी नर्मदा, ताप्ती। चलिए, उद्गम नदियों का उद्गम हम देखेंगे, वो क्या क्या पूरा जानकारी है। एक सेकंड, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। देखिए, स्टडी नोट्स प्रोवाइडर एक बात कहती हैं, वो ये है कि हाँ, सबसे पुराना भारत हमारा कौन सा है? दक्षिण भारत, और इसके उत्तर में टेथिस सागर था। उत्तर पूर्व की ओर 3 नदियाँ टेथिस सागर की ओर बहती थी, वो कौन कौन सी थी? सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। दक्षिण पश्चिम की ओर नदियों का सागर टेथिस सागर पर दबाव पड़ा, और करोड़ों अरबों वर्ष में ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ। यह फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में भी हम ये चीज़ समझा चुके हैं, ठीक। अब बात आती है उत्तर की 3 नदियों ने ग्रेटर हिमालय को काटकर गार्ज का निर्माण किया। गार्ज, मैंने सेकंड चैप्टर में आपको बताया कि गार्ज का निर्माण कैसे होता है। दो पर्वतों को काटकर बीच में से नदी निकलती है, या जो अपर्दन करती है और जो काट छाँट करती है उन पर्वतों में, बजरी में जो भी मिनी मिनी पार्ट्स होते हैं पत्थर नुमा, उनको ये अलग करती है, ठीक है। पूर्ववर्ती नदी कौन कौन सी है? सतलुज और सिंधु और ब्रह्मपुत्र कहलाती है। नेक्स्ट पेज की ओर मैं आगे बढ़ूँ। चलिए एक सेकंड, इसको भी मैं थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। इसके पश्चात मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। मध्य हिमालय उठा तो सिंधु नदी में ब्रह्मपुत्र नदी मिल गई, जिससे इंडो ब्रह्म नदी का निर्माण हुआ। ये नदी अरब सागर से की ओर जाने लगी। इधर अरावली पर्वत भी ऊपर की ओर उठा, ठीक। अरावली जो रेंज है वो ऊपर की ओर उठी, जिससे क्या हुआ? ब्रह्मपुत्र की दिशा क्या हो गई? मुड़ गई। अब सिंधु नदी तंत्र को अगर हम समझें तो विश्व की सबसे बड़ी द्रोणी कौन सी है? सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। भारत में 1114 किलोमीटर इसकी क्या है? पूरी दिखाई गई है। अच्छा, सिंधु नदी जो है 2080 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान, यहाँ पर मैप को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जितना हो सकेगा उतना जूम करने की पूरी कोशिश रहेगी। झेलम, ये पूरा मैप है, आप आसानी से जूम करके भी
आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बन रही है स्क्रीन रिकॉर्ड की वजह से, तो ज़्यादा जूम इसमें नहीं हो सकता है। बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी पंचनद, जास्कर, सयाग, शिगार और गिलगिट। दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? पहले तो बाईं ओर की, अब दाईं ओर की यानी राइट हैंड साइड की, तो वो है शोक, काबुल, कुर्रम और गोमल। ये अटक शहर के पास सिंधु नदी से मिलती हैं। अब बात आती है हमारी झेलम नदी की। झेलम नदी यह शेषनाग झील से निकलती है और वूलर झील में प्रवेश करती है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है झेलम नदी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिए। और कश्मीर की घाटी में अनंतनाग से लेकर बारामूला तक नौकायान करने के लिए ये क्या है? महत्वपूर्ण है। चलिए, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे क्या है? स्थित है। अब बात आती है चिनाब नदी। अस्किनी नदी भी इसे कहा जाता है। अस्किनी उद्गम स्थल जो है कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश है। और जो वड़ालचा चाला दर्रा के पास से निकलती है और निकलने पर चंद्र और भागा दो नदियों के रूप में क्या करती हैं? निकलती है। चलिए, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का कंटेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर बात आती है रावी नदी की। रावी नदी का रोहतांग दर्रा के पास यानी हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिले से है निकलती है। और व्यास नदी कुल से निकलती है, जो अभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये सतलुज से पंजाब में हरिके बैराज में जाकर क्या मिलती है? मिल जाती है। मानसरोवर झील के पास, अब सतलुज नदी का फैक्ट जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। मानसरोवर झील के पास राकसताल यानी तिब्बत से है निकलती है। ठीक है, कैलाश मानसरोवर कहाँ पर स्थित है? नेपाल में है। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी हिंदू धर्म के लिए मुख्यतः मानी जाती है। प्रतिवर्ष इस यात्रा को आयोजित किया जाता है, यानी यह यात्रा स्टार्ट होती है और लाखों श्रद्धालु इस यात्रा पर जाते हैं। लेकिन इस यात्रा का जो कंडीशन है वो एनीवेज उस पर हमने नहीं जाना है। चलिए, सिंधु जल समझौता 1960 में किसके दो देशों के बीच में हुआ था? वो दो देश कौन से हैं? भारत और पाकिस्तान। शुरू की 3 नदियाँ सिंधु, झेलम व चिनाब, जिसका 20% जल इंडिया के पास आता है और 80% जल पाकिस्तान ले जाता है। फिर है 3 नदियों पर कोई भी बांध नहीं बनेगा। वो कौन सी? रावी, व्यास और सतलुज, जिसका 20% जल भारत लेगा, 80% और 20% पाकिस्तान लेगा। तो इन तीनों नदियों पर भारत बांध बना सकता है, दोआब। ठीक है, और अब बात आती है दोआब की। दोआब वीस्ट, व्यास और सतलुज। बारी व्यास और रावी। रचना रावी और चिनाब। चाज चिनाब और झेलम। सिंध सागर सिंधु और झेलम। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है भारत में सिंधु नदी केवल लेह राज्य यानी जम्मू कश्मीर में बहती है। ये देखिए, इसका एक फैक्ट है सावर, आप इसे याद रख सकते हैं। एक बार मैं मार्क कर देता हूँ, देन आपको शो कराता हूँ। एक सेकंड में इसको पूरी स्लाइड को चेंज कर दूँ, 1 मिनट। चलिए, यहाँ ये जो वर्ड है ना, ये कोड दे रखा है इन्होंने, आप इसे नोट डाउन कीजिए और याद रखिए। सावर एस से बनता है सतलुज, वी से बनता है व्यास और आर से बनता है क्या? रावी। अच्छा, इसका एक शॉर्ट वर्ड है सब्र के बाद जल मिला पूरा, यानी किसी देश ने पूरा सब्र किया और उसको जल पूरा मिला, वो चाहे भारत हो या फिर पाकिस्तान। जब इस ये सिंधु जल समझौता हुआ तो जल किसे मिला? कुछ नदियों का तो भारत को ज़्यादा मिला और कुछ नदियों का पाकिस्तान को ज़्यादा मिला। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रवाह रेखा
अब समझेंगे प्रवाह रेखा आखिरकार क्या होती है। किसी नदी के रेखीय स्वरूप को प्रवाह रेखा कहा जाता है। देखिए इस तरीके को मैं आसानी से समझाऊं आपको। चलिए, जो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, यानी कोई नदी है और उसकी प्रवाह रेखा, ये प्रवाह रेखा है। ये किसी पर्वत से, यहाँ से उद्गम स्थल से निकली, किसी ग्लेशियर से या फिर झील से, और यहाँ पर जो इसके डेल्टा की जो बनते हैं या फिर इसमें से और नदियाँ निकलती हैं, नहरें निकल जाती हैं, ये जो इसका पूरा क्या है, एक पूरी प्रवाह रेखा है। ठीक है, अच्छा, ओके। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। निश्चित वाहिकाओं यानी चैनल्स के माध्यम से क्या जल प्रवाह को अपवाह यानी ड्रेनेज, इन वाहिकाओं यानी जो वाहिका बनी होती हैं नदियों की, अमूमन जैसे नदियों की ब्रांचेस होती हैं, उस ब्रांचेस में से बहुत सारी नहरें निकाल दी जाती हैं। यानी आपने कभी किसी हेड पर देखा होगा, यानी जो हेड बने होते हैं, अमूमन हमारे पास, हमारे जो हरियाणा के पास में एक नाम है मुनक हेड का। मुनक हेड से बहुत सारी क्या है, नहरें निकाली गई हैं, यानी मुनक हेड। ये मुनक गांव के पास पड़ता है, करनाल ज़िले के मुनक गांव को कभी भी आप क्रॉस करें तो तब आपको यह सीन दिखाई देता है। या फिर आप हथनी कुंड बैराज भी देख सकते हैं, या फिर आप नदियों के जहाँ पर भी वही हेड बने होते हैं, बांध बने होते हैं, बाखड़ा नंगल डैम हो गया, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। एक इतना सुंदर नज़ारा आपको दिखाई देता है, और जो इसकी आवाज़ है ना, बस दिल छू जाती है इंसान का। चलिए, किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र, भूवैज्ञानिक समय अवधि, चट्टानों की प्रकृति, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा व बहाव की अवधि पर निर्भर करता है। देखिए, इस पॉइंट को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। यानी महोदय जी क्या कहना चाहते हैं, ज़रा ध्यान से समझेंगे। यानी किसी भी नदी के जल की मात्रा कितनी है, ठीक, यानी उसकी क्वांटिटी कितनी है, सरप्लस वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, उबड़ खाबड़ है या फिर मैदानी इलाका है या फिर वहाँ पर पठार बने हुए हैं, तो नदियों का ढाल पर भी क्या है, इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए, कोई भी नदी यदि तीव्र ढाल से नीचे की ओर उतरती है तो जल की जो स्पीड है, यानी जो पानी की स्पीड है, वो क्या होती है, बहुत तेज़ होगी। लेकिन जैसे ही मैदानी इलाका स्टार्ट हो जाता है तो मैदानी इलाके में उस पर जल का प्रवाह मंद ढाल पड़ जाता है, यानी जो स्पीड ऑफ वाटर फ्लो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, प्रवाह अपवाह द्रोणी एक नदी तंत्र द्वारा अपवाहित